यूपीएससी का न्यू कैलेंडर मींस 2024 का एग्जाम्स का कैलेंडर पब्लिश हो चुका है। जो सीएपीएफ एसी 2024 का एग्जाम है वो 4 अगस्त 2024 को है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन 2024 24 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन आएगा। 14 मई 2024 तक आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा और जो एग्जाम होगा 4 अगस्त 2024 को होगा। सो स्टार्ट अर्ली इफ यू आर इंटरेस्टेड। हमेशा ध्यान रखो, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम आपका एकेडमिक एग्जाम से डिफरेंट होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, मैं रेगुलर फॉर एग्जांपल अभी इंटरव्यू चल रहा, पर्सनालिटी टेस्ट मींस ऑनगोइंग है। सीएपीएफ 2021 का ऑब्वियसली वो लेट हो गया बहुत सारे कारणों से। लेकिन जब मैं उसमें अभी कैंडिडेट्स को जब प्रिपरेशन करवा रहा हूँ या मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, तो बहुत बार मैं यही बहुत सारे कैंडिडेट से पूछता हूँ कि योर एकेडमिक इज वेरी गुड। सम स्टूडेंट्स गुड 96%, 95% इन +2। इन स्पाइट ऑफ दैट they are getting multiple failure in other competitive exams. Why? Because competitive exam requires different approach, and your academics exam require different approach. A lot of candidates are having poor performance in academics. In fact, I accept humbly कि मेरी एकेडमिक्स मार्क्स बहुत खराब हैं। उस आधार पे देखें तो कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 75% पहुंच चुका, 70% से ऊपर एक तरह से गया नहीं। हाँ, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस को छोड़ दिया जाए तो दूसरी चीजें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम्स है मैं उसके नर्व को पकड़ता हूँ। ये आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये अभी आपके पास टाइम है। जो 24 में आप अपियर होने वाले हो, जो 24 का प्लान कर रहे हो, उनके लिए अभी सफिशियंट टाइम है। अभी आपके पास मोर देन 14 मंथ हैं। 14 मंथ से अधिक हैं आपके, इनफैक्ट कह सकते हो क्लोज टू 15 मंथ्स हैं। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अभी आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। अभी किसी भी चीज को आपको सीखना है, लर्न करना है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। अब जब आपके पास लिमिटेड टाइम्स बचते हैं, लिमिटेड समय बचता है, जब आपको लगता है कि अब मेरे पास 2 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, फिर आपको लगता है कि ये पकड़ूं, ये छोड़ूं, क्या प्रिपरेशन करूं, क्या नहीं करूं, दैट ऑल प्रॉब्लम्स अराइजेस। लेकिन अभी जो है आप रिलैक्स में करें। अभी सबसे यदि आपको लगता है कि यस, ये जो कैलेंडर होता है यूपीएससी का, अनलेस अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, तो एग्जाम अपने टाइम पे होता है, फॉर्म अपने टाइम पे होता है। ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है जिसमें कि कैलेंडर का कोई मतलब नहीं होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप बीपीएससी का लो, नो डाउट एग्जाम्स वो कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन बीपीएससी वो हर महीने देखोगे मोर और लेस, ऑन एन एवरेज ईयर में लास्ट यदि हम 6 मंथ में देखें, लास्ट 6 मंथ में तो कम से कम 4 टाइम्स उन्होंने कैलेंडर जारी किया। और फॉलो इन जनरल मतलब ऑब्वियसली है, कभी ना कभी तो उसको लेंगे एग्जाम, लेकिन एक बार में कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स वो चेंज करते हैं। कभी है टाइम पे एग्जाम ले लिए तो रिजल्ट का बढ़ाएंगे, कभी है कि फॉर्म भरने का डेट बढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ये बोलेंगे कि आप दुगना पैसा दो और लेट भी हो गया फॉर्म भरने में तब भी भरो। यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने जो बोला है, अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जैसे कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस आती है, और या कुछ ऐसा हो जाए सिचुएशन, तभी आपका वो चेंज होता है। अदरवाइज ये मान लो 100% कि जो है वो आपका है। अब अभी आपके पास मैंने बताया मोर देन 14 मंथ्स है। स्टार्ट आप शुरू से करो। सबसे पहली बात है कि किसी भी एग्जाम का, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आप चेक करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्या आपके पास है, पहले एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपके पास क्या है। जैसे हम सिंपल लेते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले यदि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, यदि आप फॉर एग्जाम्पल मेल हो, तो आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
आपका बॉडी जो मास है वो 50 केजी आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, तो मे बी ये वाला चीज चेंज होगा, लेकिन जो हाइट है तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। यदि आप फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट, अब उसके बाद आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, अब कहीं डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई पर्सन ये नहीं चाहता ना कि हमें हमारे बॉडी में डिफॉर्मिटी हो, लेकिन यू नेवर नो, किसी के साथ कुछ है, मान के चलो किडनी का आई में प्रॉब्लम है, तो इट इज देयर। अब आप उसके चलते मे बी आप एलिजिबल नहीं होगे, तो ठीक है, हम इसके लिए नहीं, दूसरी चीजों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी में कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इन स्टैंडर्ड क्या है, कि हम क्या 165 सेंटीमीटर हैं, या गर्ल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर यदि है और चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, दैट्स फाइन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो 2024 में एपियर हो गए, जो प्लान कर रहे हो कि 2024 का एग्जाम हमें देना है, तो आपका या तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट 2024 में होने वाले हो। अब 24 में जो एग्जाम कब है, 4 अगस्त को है, 4 अगस्त को। सपोज करो कि अभी यूपीएससी बहुत बार जो है आपका रिजल्ट रिटर्न का समटाइम 40 डेज 30 डेज में भी निकाल दे रही है, तो मान के चलो 40 डेज में आपका रिटर्न का रिजल्ट दे दिया गया, मीन्स मान के चलो कि 14 सितंबर 2024 को रिटेन का रिजल्ट दे दिया गया, और फिर डीएएफ का फिल करने का सपोज लास्ट डे 30 सितंबर 2024 है। सपोज करो, हम ये एक थ्योरेटिकल ले रहे हैं कि ये संभावना पॉसिबिलिटी है। तो जो 24 में ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखो कि 30 सितंबर, एक मैं वाटर टाइट नहीं बोल रहा हूं ना कि इसी डेट को, मे बी वो एक मंथ बाद वो टाइम दे या 5 डेज पहले का भी टाइम दे, ये तो यूपीएससी जानेंगे, लेकिन इन जनरल ये मानो कि यदि आपका 30 सितंबर 2024 तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। एज वाइज यदि आप जनरल कैंडिडेट में हो तो 20 से 25 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए, मींस। और ये एज कहां से कैलकुलेट करते हैं, 1 अगस्त से कैलकुलेट करते हैं, मींस यदि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2024 के लिए मैं बता रहा हूं, तो 2 अगस्त 1909 से लेकर के आपका 1 अगस्त 2024, इस सॉरी 2004, जो 2 अगस्त 1909 और जो आपका 1 अगस्त 2004, इस बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, यदि आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आप एलिजिबल हो। अब यदि आप ओबीसी हो तो इसमें 3 इयर्स एक्स्ट्रा जोड़ दो, मींस 2 अगस्त 1996। यदि आप SC ST हो तो 2 मोर इयर्स, यानी टोटल 5 इयर्स इसमें जोड़ो, तो 2 अगस्त 1994। यदि आप ये जनरल कैंडिडेट हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है, तो इसमें 5 इयर्स जोड़ो। यदि आप ओबीसी हो तो इसमें 5 इयर्स जोड़ो। यदि SC ST है तो इसमें 5 इयर्स जोड़ो। यानी कि मान के चलो कोई SC ST हैं और उनको सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय या एक सर्विसमैन में है, तो इनको अप टू 2 अगस्त 1989 तक। तो ये आपका एज वाइज क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और मान के चलो कि जो आपके शारीरिक दक्षता है, ये इसके संबंध में है। अब आपके पास क्या है कि इसके साथ ये तो हो गया कि आप इलिजिबल हो। अब इलिजिबल हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ इलिजिबल होना ये गारंटी नहीं है ना कि आप आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। इलिजिबिलिटी के बाद अब आपको मेहनत करना है।
अब आपने देख लिया कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब इस एग्जाम का जो जॉब क्या है, तो जॉब नेचर जो है, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, असिस्टेंट कमांडेंट। और वो असिस्टेंट कमांडेंट क्या है, इसको पहले डीवाईएसपी भी, डेप्यूटी एसपी भी कहा जाता था, यानी कि रैंक ऑफ डेप्यूटी एसपी। लेकिन स्टेट का पुलिस का इन मैक्सिमम स्टेट्स पुलिस के जो रैंक होते हैं, तो रैंक तो आप करीब बराबर होंगे, लेकिन पे स्केल आपका बेटर का होगा। तो पे स्केल जो आपका एक आईएएस का जो बेसिक पे या आईपीएस का जो बेसिक पे है, वो उस बेसिक पे में होगे। अब एक्स्ट्रा पेपर्स तो वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग के बाद आपकी कहाँ पोस्टिंग होती है, ये सारी चीजों को। लेकिन अदरवाइज जो आता है, या आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं, एसीपी हैं, उनके इक्विवेलेंट रैंक में होंगे। 3 स्टार आपके इंसिग्निया पे होंगे। ओके। फिर आप प्रमोशन होकर के डिप्टी कमांडेंट बनते हो। फिर आप सेकंड इन कमांड बनते हो। जब सेकंड इन कमांड होते हो, तो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट एसपी के बराबर हो जाते हो। डेप्यूटी कमांडेंट होते हो, तो आप एएसपी के बराबर होते हो, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर। जब आप कमांडेंट बनते हो, तो सीनियर एसपी के बराबर होते हो, और डीआईजी के बाद फिर वो चलता जाता है। यदि आप 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स के एज तक यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आशा आपके पास रहता है कि आप आईजी तक बन सकते हो। उसके बाद फिर है कि डीआईजी तक, और कोई ज्यादा लेट से बने या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो आप कमांडेंट भी हो सकता है, रिटायर हो सकते हैं कोई एक्सेप्शनल केस में। अदरवाइज इन जनरल है, यदि आप पूरी सर्विस में रहे, तो आप जान रहे हो कि 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस है। जो लोग न्यू कमर हैं, तो उनको जानना चाहिए कि 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस में आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और एसएसबी है। सीआईएसएफ जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करती है। सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनिशियली क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनी थी। नीमच में 1939 में इसका गठन हुआ था, जुलाई में। लेकिन अभी फिलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये पैन इंडिया, और ये दुनिया की जो लार्जेस्ट पैरामिलिट्री, ऑब्वियसली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कह सकते हो, है। बीएसएफ जो है दुनिया की लार्जेस्ट जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और ये इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है तैनात। आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो आईटीबीपी जो है ऑब्वियसली चाइना बॉर्डर पे यानी कि तिब्बत बॉर्डर पे है, और एसएसबी जो है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे पोस्टेड है। तो इसमें से 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस में आपके रैंक के अनुसार और आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको चॉइस मिलता है। अब ये सारी चीजें आप जान गए, इसका पे पैक, ये सारी चीजें भी। ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का होता है। 1 ईयर में आप ट्रेनिंग होते हो। वंस ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, तो आपका पीओपी पासिंग आउट परेड होता है, और आप फुल फ्लेज 3 स्टार ऑफिसर बन जाते हो। फिर आपको यूनिट में पोस्टिंग मिलती है। अब जब आपने देख लिया, ये सेटिस्फाई हो गए, एग्जाम के बारे में जान गए, अब एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम में आपका एक तरह से 3 स्टेज है। 3 स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो है, वो आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर आपके हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, 250 मार्क्स के, यानी 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, तो 250 हुए। इसमें 1/3 आपका निगेटिव होता है। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके 4 ऐसे लिखने आते हैं। 4 ऐसे है तो 20 × 4 80 मार्क्स। 2 आर्गुमेंट लिखने आते हैं, तो 2 × 20 40 मार्क्स। 2 रिपोर्ट राइटिंग, 2 × 10 20 मार्क्स। 1 आपका जो है प्रेसी राइटिंग है, 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, और फिर ग्रामर का 25 मार्क्स, तो 200 मार्क्स। अभी जो वर्तमान में सिलेक्शन का देखो, यदि एक स्टैंडर्ड देखो, तो आप सपोज 2024 का टारगेट रख रहे हो, तो इसमें टारगेट रखो कि हम 160 के आसपास, ऑब्वियसली इवन 140 में भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। जो एक मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, हम वन साइड डजंट फिट एवरीवन, तो ये टारगेट इसमें रखो 160 का। पेपर 2 में 200 में से 100 का टारगेट रखो। दिस इज द बेस, कि इतना रखो, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। फिर तो ये फर्स्ट स्टेज आपका रिटन का है। रिटन में इन नॉर्मल जितनी वैकेंसी होती है, उसके 6 to 7 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है। सपोज हम थ्योरेटिकली लें 300, यदि आपके सीट्स आते हैं, क्योंकि देखो अभी जो 23 है, उसमें 322 सीट्स हैं। तो हम ये मान ले थ्योरेटिकली कि 300 सीट्स हैं, तो आपके 1800 से लेकर के 2100 तक का बीच में रिटन में रिजल्ट दिया जाएगा। अब वंस आप रिटेन क्वालिफाई हो गए,
तो आपको सेकंड स्टेज जो है पीएचटी, पीईटी, एमएसटी है, ठीक है, पीएचटी, पीईटी और एमएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4 इवेंट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 इवेंट है। जो 3 इवेंट कॉमन है दोनों के लिए वो आपका है 100 मीटर, तो 100 मीटर मेल के लिए 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है, फीमेल के लिए 18 सेकंड में। फिर आपका 800 मीटर है, मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। फिर है लॉन्ग जंप, मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर 3 अटेम्प्ट। और मेल के लिए एक्स्ट्रा जो शॉट पुट है, तो शॉट पुट में अभी बीच में देखोगे कि 1 अटेम्प्ट सिर्फ दिया जाता था, लेकिन अब 23 वाला जो वैकेंसी आया है उसमें 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। तो जब ये स्टेज आप कंप्लीट कर गए तब आप पर्सनालिटी टेस्ट पीटी के लिए आओगे इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको यूपीएससी में जाना होगा, तो उसके 150 मार्क्स होते हैं। तो 450 मार्क्स के आपके रिटर्न हो गए और 150 मार्क्स के आपके जो हैं वो 150 मार्क्स के पर्सनालिटी टेस्ट, तो टोटल 600 मार्क्स के हुए। अभी के स्टैंडर्ड में हम देखें तो ये टारगेट आपको रखो कि 340 प्लस मार्क्स हमारे आ जाए, 350, 360 जितना भी आपका आ जाए। ये नहीं रखो कि 600 में 500, नो, अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फ्यूचर का हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रखो टारगेट कि अब वो मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट। अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो, आप यदि ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, या एक सर्विसमैन में हो, या जो भी, तो आपका कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो तो कम जाएगा आपका। तो ये हुआ। अब दूसरा क्या करना है कि जैसे ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चला, आप प्रीवियस ईयर पेपर को 10 इयर्स या मिनिमम 5 इयर्स, 5 to 10 इयर्स का आप उठा करके देखो, या आप जैसे फॉर एग्जांपल एज ए वीडियो के फॉर्म में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने वीडियोस बना रहे हैं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, इनफैक्ट पहले से भी बनाए हुए थे लेकिन फिर से अभी बना रहे हैं 23-24 बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 to 10 इयर्स का पेपर 1 भी देखो और पेपर 2 भी देखो। और आप एक ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट होने वाले हो, मान के चलो ग्रेजुएट कुछ लोग ऑलरेडी हो चुके हो, या कुछ लोग 23 में हो जाओगे, या कुछ लोग 24 में हो जाओगे, यदि आप एलिजिबल 24 के लिए हो तो आप एक ग्रेजुएट हो या होने वाले हो, और आपका जो मेजोरिटी एग्जाम स्टैंडर्ड जो है, जो क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम है, वो आपके 10 से 12th लेवल के स्टैंडर्ड का है। तो क्या आप एक ग्रेजुएट हो या होने वाले हो तो 10th या 12th के चीजों को समझ सकते हो, कर सकते हो? यदि हाँ, तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो 5 to 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखो। अब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप बेसिक एनसीईआरटी जो है, बेसिक एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हमने इस सारी चीजों को दिया हुआ है, और बुक्स वगैरह और ये सारी चीजों के बारे में जो है उसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिक्स एनसीईआरटी अप टू आपको एक तरह से 9th क्लास से 12th क्लास के बीच का मेजोरिटी आपको कवर करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी से दिए जाते हैं, तो आपको वो भी कर लोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मैथ, मैथ आपके 10th क्लास के लिए के स्टैंडर्ड का, और जो आपका पेपर 2 है उसमें भी इंग्लिश और अदर थिंग्स वो आपके 10th स्टैंडर्ड का, ग्रामर वगैरह सारी चीजों को। और जो आपका डेली एडिटोरियल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, ये आपका जरूरी है। आप यदि एडिटोरियल को प्रॉपर तरीका से पढ़ते हो, एडिटोरियल पर सही तरीके से वर्क करते हो, तो आपका काम हो जाता है, यू कैन डू वेरी वेल। अब यदि हम देखें फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस आती है, लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे पेपर 1 में सोल्व करने का या पेपर 2 में लिखने का, तो ये सारे प्रैक्टिस को करोगे। तो अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है। यदि आपको लगता है कि यूनिफॉर्म फोर्सेस हमें ज्वाइन करना चाहिए, हमें वर्दी अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्ट करता है, तो आपको ये चूज करना चाहिए, आपके लिए ये है। ओके। फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आपका बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ और ये कंटिन्यू बताते रहता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन नए आते रहते हैं, जो कुछ गाइडेंस के संबंध में। अब ये सही है कि आप कहीं डेडिकेटेड गाइडलाइंस लेते हो, डेडिकेटेड गाइडेंस लेते हो, तो आपको कुछ पे करना पड़ता है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई आपके रिलेटिव हैं, कोई आपके सीनियर हैं, वो आपको ऐसे ही रेगुलर रूप से पंक्चुअल गाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस लो। लेकिन अदरवाइज यदि आप डेडिकेटेड होते हो तो कहीं आपको कुछ पे करना पड़ता है। देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच किसी भी चीज के लिए।
आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो बस में किराया देना पड़ता है, ऑटो में किराया देना पड़ता है, आप खाना खाते हो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, आप कहीं रहते हो तो रेंट देना पड़ता है। तो यदि डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए क्यों नहीं कुछ दिया जाए? कहीं आप किसी लैंडलॉर्ड के पास जाकर के आप बोलते हो कि मुझे प्रिपरेशन करना है, ऐसा है, आप पैसे नहीं लो और आप मुझे रहने दो, फिर खाना भी आप खिला देना, फिर मैं कभी सिनेमा देखने जाऊँ, उसके भी पैसे देना। क्या कोई दे पाएगा? नहीं। हाँ, ये सही है कि आपको एजुकेशन के मामले में यूट्यूब और बहुत सारे जो सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। लेकिन डेडिकेटेड गाइडलाइंस जो है, डेडिकेटेड गाइडेंस जो है, वो आपको कुछ पे करते हो तभी। पे करने का मतलब सिर्फ पैसे के टर्म में नहीं होता है। किसी के साथ आपका कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे कोई आपको बचपन से जानते हैं, आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, आपको वो जानते हैं, आपके गाँव के हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो आपको वो गाइडेंस दे सकते हैं। या फिर किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूशन में आपने थोड़ा कुछ काम कर दिया, कुछ क्वेश्चंस बनाने का काम कर दिया, कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बना दिए या कुछ और चीज़ों को सपोर्ट कर दिए, तो नो डाउट आपको कुछ पैसे भी देंगे और प्रिपरेशन भी। लेकिन ऐसे आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ फॉर्म में कीमत चुकानी पड़ती है, तो आपको करना चाहिए चीज़ों को। यदि आपको लगता है कि यस, इट इज़ अट्रैक्टिव, डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर, ड्राइवर, बॉडीगार्ड और जो AK-47, पिस्टल और सारी चीज़ें चलाने का, और एक सबसे बड़ी बात है फिटनेस, कि आप एक फिट होते हो, समाज में रुतबा, ये सारी चीज़ें मिल मिलती है। तो यदि आपको लगता है ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ कि आप 10 डेज़, 5 डेज़ में कर लोगे, आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।